हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 23 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड है शारीरिक, थर्ड है नैतिक और फोर्थ है संज्ञानात्मक। अब विकास के किस क्षेत्र में कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान, जिसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं, यह सभी किस क्षेत्र में आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ये सभी बौद्धिक कल्पना यानी बुद्धि यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है आनुवांशिकता का सिद्धांत, थर्ड है शीर्षगामी सिद्धांत और फोर्थ है अधोगामी सिद्धांत। देखिए, विकास की दिशा दो तरीके से होती है, एक होता है शीर्षगामी और दूसरा होता है अधोगामी, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल भी कहते हैं। तो इसमें बात की गई है सिर से पैर की, यानी कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, साथ ही केंद्र से बाहर की ओर होता है। लेकिन प्रश्न में दिया गया है सिर से पैर की ओर, जिसे हम लोग शीर्षगामी सिद्धांत यानी सेफेलोकॉडल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कूल और मुद्रक संचार, यहां पर इसका मतलब है प्रिंट मीडिया, मुद्रक संचार यानी प्रिंट मीडिया। सेकंड है सामाजिक संचार और कानून, थर्ड है परिवार और पास पड़ोस और फोर्थ है पास पड़ोस और सामाजिक नीति। इसमें से हमसे पूछा गया है प्राथमिक संस्था के बारे में। तो प्राथमिक संस्था के बारे में, प्राथमिक संस्थाओं में सामाजिकरण के सबसे पहले जो होता है हमारा परिवार आता है। तो जहां कभी भी आपको परिवार देखे वह ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जब भी बात की जाए प्राथमिक की, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदीगामक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक। यहां पर बात की गई है कि किस चरण में यानी किस स्टेज में बच्चा जो है संरक्षण से संबंधित कार्य कर लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, साथ ही उसमें केंद्रीयता का गुण होता है, सेंट्रेशन होता है, बच्चे में अपलटावी का गुण होता है, यानी वह यह नहीं समझ पाता कि 2 से अगर 3 का गुणा करे तो, या फिर 2 का 3 से गुणा करे तो जो हमारा वो होगा यानी गुणा करने पर जो उत्पाद आएगा वो सेम होगा, वह इस चीज को नहीं समझ पाता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है और पलटावी का गुण भी आ जाता है, यानी जो भी गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है वह सभी गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संतुलनीकरण द्वारा, सेकंड है अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, थर्ड है रटकर स्मरण द्वारा और फोर्थ है विलंबित नकल द्वारा। अब यहां पर देखिए, पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा संज्ञानात्मक चिंतन है, सोच है, उसमें बदलाव होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा संतुलनीकरण द्वारा। देखिए, यह क्या होता है, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे कि बच्चे के मन में पहले से ही पेंसिल का स्कीमा है, यानी बच्चा पेंसिल के यूज के बारे में जानता है, लेकिन जैसे ही उसने पेन को देखा, यहां पर उसका जो विचार है, जो स्कीमा है, क्योंकि उसे पेन के बारे में पहले से नहीं पता है, लेकिन जब पहली बार वह पेन को देखता है कि अरे इससे मैं जो भी लिख रहा हूं उसे मिटाया नहीं जा सकता है, तो क्या होगा, उसके दिमाग में जो संतुलन की स्थिति है वह बिगड़ जाएगा, यानी असंतुलन होगा। फिर वह नए सिचुएशन में, यह जो पेन को उसने देखा वह क्या है, नया सिचुएशन है। पहले से उसके पास पेंसिल की जानकारी थी लेकिन पेन की नहीं थी, लेकिन पेन की जानकारी क्या है, नया सिचुएशन है। इसके बाद वह अपने स्कीमा में पेन को भी ऐड कर लेता है, यानी समायोजित कर लेता है, और
समायोजन के बाद फिर नया स्कीमा बनाकर उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग संतुलनीकरण कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है हावर्ड गार्डनर, सेकंड है लॉरेंस कोहलबर्ग, थर्ड है जीन पियाजे और फोर्थ है लेव वाइगोत्स्की। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। हावर्ड गार्डनर ने क्या किया था? इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। इसमें बुद्धि की बात कहीं की जा रही है? नहीं की जा रही है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इसमें नैतिकता की भी बात नहीं की जा रही है, न ही संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों पर यानी समाज पर, अन्य लोगों की पारस्परिकता यानी एक दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं, इसमें ढूंढा जा सकता है। और समाज और संस्कृति की बात किसने की थी? तो लेव वाइगोत्स्की ने की थी। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन फर्स्ट है सांस्कृतिक उपकरणों को, सेकंड है सामाजिक अलगाव, थर्ड है इनाम और दंड, फोर्थ है पुनरावृत्ति और अभ्यास। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स को महत्वपूर्ण माना था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, थर्ड है सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण और फोर्थ है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। इसमें स्टेज का नाम पूछा गया है कि किस चरण में बच्चे जैसे को तैसा, यानी अगर आपने हमारे साथ गलत व्यवहार किया तो हम भी आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, यह सोच जो होता है बच्चे के अंदर किस चरण में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में बच्चा यह सोचता है कि अगर तुमने हमारे साथ गलत किया तो मैं भी वैसा ही करूंगा, अगर तुमने मुझे मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। तो इस चीज को वो सही मानता है और दूसरों को भी इसी तरीके से वो आंकता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जा सकता है, यानी किस चीज के लिए आपको प्रेरित करना है? ऑप्शन फर्स्ट है अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, सेकंड है बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, थर्ड है निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए और फोर्थ है रट कर याद करके सीखने के लिए। आपको बच्चों को कभी भी रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है और निष्क्रिय अनुसरण नहीं करना है, बच्चे को सक्रिय रखना है, तभी वो सीखेगा, तभी वो पढ़ेगा। बाह्य पुरस्कार जो होता है वो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। हमें बाह्य अभिप्रेरणा को नहीं बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा को यानी रुचि को जागृत करना होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। संरचनावादी कक्षा में अन्वेषण यानी कि खोज के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? ऑप्शन फर्स्ट है उनकी अग्रवर्ती सोच, सेकंड है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, थर्ड है उनकी समस्या समाधान युक्तियां और फोर्थ है उनका परसंज्ञानात्मक कौशल। देखिए, इसमें बात किया जा रहा है कि जीन पियाजे के विचार में जो निजी वाक था, जो ईगोसेंट्रिक स्पीच जिन्होंने इसका नाम दिया, तो वह क्या दर्शाता है? तो यह है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। उनकी यानी बच्चों की अपनी सोच को विनियमित यानी मार्गदर्शित करने की अक्षमता, यानी वह अक्षमता है उनके अंदर कि वह अपनी सोच को मार्गदर्शित नहीं कर सकते। अपने कार्य को निर्देशित देने के लिए वह क्या करते हैं, खुद से ही स्वयं से बातचीत करते हैं और इससे उनके अंदर यह क्षमता आने लगती है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक दिशीय सामान्य क्षमता, सेकंड है बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, थर्ड है आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता और फोर्थ है वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता। तो देखिए, मनुष्य के अंदर यानी बच्चे के अंदर कोई भी विकास का ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे आनुवांशिकता और वातावरण प्रभावित न करती हो। अगर
किसी एक का भी नाम लिया गया है तो वह गलत है, इसमें दोनों का होना चाहिए। और बुद्धि को आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है, साथ ही जिस परिवेश में वह रहता है वह भी प्रभावित करता है। बुद्धि जो है एक देशीय सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि बहुदिशीय बहुआयामी क्षमता है। इसके एक ही आयाम नहीं है, एक ही आयाम को देखकर हम नहीं मापते हैं बुद्धि को, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर पक्षपात, सेकंड है जेंडर रूढ़िवादिता, थर्ड है जेंडर समता और फोर्थ है जेंडर सशक्तिकरण। इसमें बात की जा रही है, अध्यापक क्या कह रहा है, किसी भी एक कला को, किसी एक आर्ट को जो है वो जेंडर से जोड़कर देख रहा है। जेंडर से जोड़ देना किसी भी काम को, यह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। ऐसा नहीं है कि नृत्य में केवल लड़कियां ही कुशल होती हैं और लड़कियों को विज्ञान नहीं आता, या फिर हम यह भी नहीं कह सकते कि लड़के जो हैं वो नृत्य नहीं कर सकते, केवल विज्ञान ही पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, सेकंड है एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, थर्ड है मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना और फोर्थ है विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। हमें विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में नहीं बांटना है, बल्कि उन्हें एक साथ, यह नहीं होना चाहिए कि हम उनको ये संस्कृति के आधार पर अलग बांट रहे हैं। हाँ, यह हो सकता है कि उनका हम एक मिश्रित समूह बना दें, लेकिन अलग अलग संस्कृति के आधार पर हम लोग उन्हें नहीं बांटेंगे। साथ ही मूल्यांकन जो है वो गुणात्मक भी होना चाहिए, केवल योगात्मक नहीं होना चाहिए। और कठोर मानकीकृत पाठ्यचर्या हमें नहीं लागू करना होता है, बल्कि लचीला लागू करना होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को हमें अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, सेकंड है विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, थर्ड है विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना और फोर्थ है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा है और उसकी प्रगति में कहाँ बाधा आ रही है, कहाँ बच्चे को समस्या हो रहा है, यह जानना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। हमें बच्चे को सफल और असफल यानी पास और फेल में वर्गीकृत क्लासिफिकेशन नहीं करना है, और ना ही बच्चों में डर पैदा करना है एग्जाम का, यह भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित नहीं करनी है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, कथन ए, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, एक अध्यापिका या फिर अध्यापक कोई भी हो, वह विद्यार्थियों को सवाल पूछने का मौका प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे केवल रट्टू तोता की तरह सुने और चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पक्ष में विपक्ष में बच्चा अपना तर्क रखे, क्वेश्चन करे, यह अच्छा होता है। इससे क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप होता है उनके अंदर। तो यह दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 23 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।